कुछ ऐसा ही हुआ है पिछले दिनों में। भारत का स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को पार कर गया है। इट हैज सरपास्ड द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ हांगकांग। इसी बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। नया चैनल है, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और उसी के साथ साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ये क्वालिटी कंटेंट सिर्फ आप लोगों के लिए। सो इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज सरपास्ड द हांगकांग स्टॉक मार्केट टू बिकम one of the largest in the world. So India overtakes Hong Kong as seventh largest stock exchange. ऐसा कुछ देखने को मिला जब भारत का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा हुआ और ये आया है 7वीं पोजीशन पे। इट हैज बिकम द 7th लार्जेस्ट। तो इस चीज को देखते हुए हम विश्लेषण करेंगे इस पूरे इशू का कि क्या रीजंस रहे भारत का स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट ग्रो करने के पीछे और हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने के पीछे। ऐसा क्या हुआ है? जब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि एक कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट दूसरी कंट्री के स्टॉक मार्केट को सरपास कर गया है, इसका मतलब यह होता है कि जितनी कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, उन कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दूसरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा हो गया है। यानी मार्केट वैल्यू उनके शेयर्स की बढ़ गई है, जिस वजह से ये और हाई हो गए हैं और पहले वाले या दूसरे वाले और लो हो गए हैं। ये चीज होती है कई सारे रीजंस की वजह से। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ economic growth, lesser inflation, etc., etc. There can be multiple reasons behind that. So optimum surrounding the economic potential of India, जाहिर सी बात है अगर भारत का स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को क्रॉस करा है तो यह चीज भारत के पोटेंशियल को दर्शाता है। यह क्लेम करा वर्ल्ड फेडरेशन ने, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक ट्रेड बॉडी है और सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को यह मॉनिटर करती है। इसका यह कहना है कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी टोटल मार्केट कैप वाज 3.989 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और हांगकांग का जो है वो 3.984 ट्रिलियन डॉलर्स है। सो मार्जिनली हाई है लेकिन क्रॉस कर चुका है। तो पूरी दुनिया में पहले कौन से 6 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये जानेंगे, उसके बाद भारत की पोजीशन जानेंगे। सबसे ऊपर आता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, टेंस ऑफ ट्रिलियंस में आती है। नैस्डैक, ये भी यूएस का ही स्टॉक एक्सचेंज है। शांघाई चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज है। यूरोनेक्स्ट जापान एंड शेंजन, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये टॉप 6 में है। 7वें नंबर पे जो है हांगकांग आता था, अब 7वें नंबर पे जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आएंगे, यानी भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस आएंगे। बहुत प्राइड फीलिंग है कि 7th लार्जेस्ट पोजीशन ग्लोबली हमने ऑक्यूपाई करी है। तो भारत के स्टॉक मार्केट्स को ग्रो करने के पीछे क्या रीजन या क्या वजह रही? देखिए, रीजंस कई सारे होते हैं और वो रीजन हर इकोनॉमी के लिए सेम होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है, और वो जनरली लोग नहीं मानते, लेकिन वो होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कि एक पॉलिटिकल पार्टी को देखकर आप बुलिश हो, यानी कि आप सोचते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन होता है क्योंकि सारी कंट्रीज की इकोनॉमीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट रहती है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी या पॉलिटिकल पार्टी बहुत सोशलिस्ट होगी या अलग तरीके की फिलॉसफी पे, सोशलिस्ट फिलॉसफी पे चलेगी, तो फिर वो कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाती है। तो भारत में अभी हाल ही में हुए चुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कई राज्यों में, 3 राज्यों में चुनाव जीती। उसको लेकर जो सेंटिमेंट था वो प्रो इन्वेस्टर या प्रो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट था। उस सेंटिमेंट के जरिए या उस सेंटिमेंट को देखते हुए भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने राइज देखा। दैट वाज अ मेजर फैक्टर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सच अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज प्रो बिजनेस एंड प्रो इकोनॉमी। उसके साथ साथ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। ये ब्रॉड फैक्टर्स हैं जो हर इकोनॉमी में अप्लाई होते हैं। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन आता है, डाइवर्सिफिकेशन आता है, कई सारी चीजें हैं। इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम यानी जीडीपी, इन्फ्लेशन लेवल्स,
ठीक है, नेशनल, टेरिटोरियल एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज की आप कितने ग्लोबलाइज्ड हो, कितने इंटरकनेक्टेड हो, और आपकी नेशनल इनकम किस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसी तरफ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, इंडिविजुअल मार्केट्स, इफेक्ट ऑन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंसर्न विद इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, डिमांड है या नहीं है। तो ये सारे के सारे रीजंस जो है इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारे मार्केट्स जो है ग्रो करे हैं। तो अगर एक बार आंकड़ों पे नजर डालें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जिनके रिस्पेक्टिव इंडिसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी। बीएसई का जो इंडेक्स है, मतलब बीएसई की परफॉर्मेंस पता चलती है सेंसेक्स से, और एनएसई की परफॉर्मेंस पता चलती है निफ्टी से। ये दोनों रिस्पेक्टिवली 14 और 15% से बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, या आप कहो पूरे साल में। So they have risen by 14 and 15% respectively, Sensex and Nifty। और दूसरी तरफ जो हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी बात हो रही है, वो तकरीबन 17% फॉल हुआ है। सोचिए, it has fallen by 17%। हांगकांग का कितना बुरा हाल होगा, this is something that we have to realize। तो आपको जैसे बीजेपी के वजह से या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ के पीछे रीजंस बताए, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के फॉल के पीछे भी कुछ रीजंस आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसलिए फॉल करा क्योंकि चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ग्रेजुअली एक डाउनहिल या डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। तो स्लम्प अमिड चाइनाज डिटीरियोरेटिंग रियल एस्टेट सेक्टर, हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, या उनकी जो भी पॉलिटिक्स चलती है उसके जरिए रियल एस्टेट सेक्टर जो है डिटीरियोरेट कर रहा है। द रेजिंग कंसर्न्स ऑफ अ पॉसिबल स्पिल ओवर अक्रॉस द ब्रॉडर इकोनॉमी, तो हांगकांग पर भी उसका इफेक्ट आया। एंड तो हैंग सेंग इंडेक्स, जो हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है हैंग सेंग इंडेक्स, जैसे हमारे इंडेक्स का नाम है सेंसिटिविटी इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी, मेनली कंप्राइजेस चाइनाज मेनलैंड कंपनीज। तो इसका मतलब यह है कि जो चाइना की मेनलैंड कंपनीज हैं, उन कंपनीज में से जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनकी मार्केट कैप कम हुई है, यानी कि उनके शेयर प्राइसेस कम हुए हैं। इसके साथ साथ चाइनीज इकोनॉमी एज अ होल और हांगकांग की इकोनॉमी पे और भी चीजों का फर्क पड़ा है। वो चीजें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है हायर इंटरेस्ट रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ा है, ऐसा नहीं है इंडिया बहुत मैसिवली अफेक्टेड है। इन्फ्लेशन लेवल्स बहुत हाई है, ये इंडिया में भी हाई है, दुनिया में भी हाई है। इंडिया में थोड़े बहुत कंट्रोल्ड है, चाइना में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आर वेरी हाई। स्लगिश फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो बोथ पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड। पर्सिस्टेंट टर्मोइल इन द हाउसिंग मार्केट, ये चीज जो है ये चाइना को ले डूबा पिछले 3 साल में। हाउसिंग मार्केट की जो क्राइसिस है या डेट क्राइसिस है, थोड़ी बहुत वैसे ही है जैसे अमेरिका में हुई थी 2008 में। सिटीज फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक टाइज टू मेनलैंड चाइना। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी बताता है, ये कंट्री की इंस्टेबिलिटी बताता है कि क्या हांगकांग चाइना का पार्ट है या नहीं है। हांगकांग के ऊपर कॉन्स्टेंटली तलवार लटकती रहती है कि क्या हांगकांग जो है कभी चाइना का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा, या कब हांगकांग पे अटैक हो जाए, उसे एनेक्स कर लिया जाए चारों तरफ से, कि जैसे तिब्बत पे करा था उसी तरीके से हांगकांग पे कर लेंगे कि आज से हांगकांग हमारा है। तो ये बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज वहां पर और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो स्टॉक मार्केट डाउन है। तो ये सारे रीजंस देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल या सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वहां की ठीक नहीं है, जिस वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये हमेशा ये बात याद रखिएगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है बहुत मेजरली पॉलिटिकल सिचुएशन पे और सिक्योरिटी सिचुएशन पे। अब कौन जाके अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, या आज की डेट में कौन जाके इजराइल में इन्वेस्ट करेगा, या फॉर दैट मैटर यूक्रेन में इन्वेस्ट करेगा, या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? कोई सिचुएशन ही नहीं है, आप डरे हो रहोगे मेरा पैसा पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, कब क्या सिचुएशन होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये बात हो रही है और 17% मार्केट डाउन हुआ है, वहां पर कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स के ऑफिसेस, बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के ऑफिसेस बंद हो गए हैं। पिछले साल 49 और इस साल 30 लोकल ब्रोकरेजेस हैव शट डाउन। हांगकांग आईपीओज आर एटलीस्ट एट अ 20-year लो। 20 साल में जितना लो देखा गया सबसे ज्यादा लो इसी साल है। इसी वजह से मार्केट कैप और नहीं बढ़ पाई। फंड्स रेज्ड बाय आईपीओ डिक्लाइन बाय 63%, मतलब पैसा ही नहीं आ रहा आपका। अगर पिछले साल $100 बिलियन रेज करा, तो इस साल सिर्फ आप समझ लीजिए
$37-38 billion रेस कर पा रहे हैं फॉर द फर्स्ट 10 months ऑफ दिस ईयर. Though the Hong Kong government has taken steps to stimulate trading by introducing stamp duty hike on stock trades, but high borrowing costs add to weak investor sentiment. अगर आप बहुत ज्यादा बोरोइंग पे चलते हो तो आपका इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो हर्ट होता है. इंटरेस्टिंगली आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेंड बताते हैं कि सारी कंपनीज का मिला के मार्केट कैप पिछले कुछ सालों में, पिछले 20 साल में किस तरीके से बढ़ा है. लेट्स हैव अ लुक. 2004 से लेकर 2023 तक ये मार्केट कैप है इंडियन स्टॉक मार्केट का. ये दिखाता है कि हम किस लेवल से बढ़े हैं. वी हैव रिजन फ्रॉम दिस लेवल व्हिच वाज $0.51 ट्रिलियन US. ये बढ़ते 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 जो है $4 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है अगर हम 2023 की बात करें तो पिछले 3 साल में दिस हैज रिजन फ्रॉम अराउंड 1.5 ट्रिलियन टू 4 ट्रिलियन. सो दिस इज द गैप दैट वी हैव अचीव्ड इन 3 years टाइम. सिर्फ 3 साल के पीरियड में 1.5 से 4 ट्रिलियन, और इसमें से भी सिर्फ 1 साल या 2 साल के पीरियड में ये डबल हुआ है. तो इंडियन स्टॉक मार्केट कैप टॉप 4 ट्रिलियन US. और इसके साथ जो और आंकड़े आपको बताते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारी ग्लोबल एस्टिमेशन या ग्लोबली हमें किस नजरों से देखा जाता है. ऑल्दो मुझे हाईली डाउट है कि किस तरीके से ये फिगर्स बताई गई हैं, बट भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो एस्टिमेट करी है बाहर वालों ने, टॉप 3 ऑफ द ग्लोबल लार्जेस्ट इकोनॉमीज, 2047 तक हमारी जो जीडीपी होगी वो $29 ट्रिलियन होगी, और सिर्फ 5 साल बाद 2052 में वो $45 ट्रिलियन हो जाएगी. ये थोड़े से मतलब शॉकिंग फिगर्स हैं, थोड़े से क्या बहुत शॉकिंग फिगर्स है, लेकिन देखने वाली बात है ये कैसे होगा. तो CLSA हांगकांग बेस्ड कैपिटल मार्केट कंपनी एक्सपेक्ट्स दिस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. तो हमने नहीं कराई. चाइना एंड यूएस विल बी द ओनली इकोनॉमीज बिगर देन इंडिया बाय देन. यूएस तो $100 ट्रिलियन पहुंच जाएगा. If big bang reforms unleash efficiencies, India could overtake the US economy in size by 2052. अगर ये चीज होती है तो 2052 तक हम यूएस से भी ऊपर पहुंच जाएंगे. तो अब आप सोच के देखिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में क्या फर्क रह जाएगा. तो ये चीज देखी गई है, और इसकी वजह से अगर हम आज की रेट में देखें 2023 में 5 साल में जो मार्केट है, मार्केट कैप डबल हुई है. सो इट वाज 154.6 लाख करोड़ और वो जो है 343.5 लाख करोड़ पहुंच चुकी है. इट हैज मोर देन डबल्ड. सो इफ वी कंसाइज टू 5 years, बीएसई की मार्केट कैप इतनी हुई है, यानी बीएसई की जो कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, वो बढ़ के 343.5 लाख करोड़ पहुंच गई है. सिर्फ 5 साल यदि कंपेयर करो तो 155.8 लाख करोड़ से 343.5 लाख करोड़, और 20 साल कंपेयर करो 1992 से 30 साल कंपेयर करो तो 3.2 लाख करोड़ से 3.343 लाख करोड़ पहुंच गई है. सो वी हैव रिजन बाय 100 टाइम्स. 30 साल में स्टॉक एक्सचेंज ने, बीएसई ने 100x ग्रोथ देखी है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन. So it peers through the barriers of 69,000 level milestone. सेंसेक्स 69,000 क्रॉस करा है पहली बार 5 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फॉरेन फ्लोज. अब देखिए कि और क्या रीजंस हैं. स्ट्रॉन्ग फॉरेन फ्लोज, अब जो हाई इंटरेस्ट रेट यील्ड्स थे, अब वो थोड़े थोड़े कम, पूरी तरीके से नहीं, थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी और इन्वेस्टमेंट आ रहा है. बुलिश मार्केट की तरफ सब बढ़ना चाहते हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, क्योंकि भारत का सेंसेक्स इतना ऊपर जा रहा है इसलिए. और देखिए पैसा पैसे को खींचता है. अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटिमेंट, तो और पैसा आएगा. तो फॉरेन इनफ्लोज जो है और बढ़ रहे हैं, दैट एमिनेटेड फ्रॉम लोअरिंग द यूएस बॉन्ड यील्ड्स. रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टीज पॉजिटिव शो इन द की स्टेट इलेक्शंस बहुत बड़ा रीजन है. और ऑब्वियसली इकोनॉमिक मैक्रोस बहुत बड़ा है. इट टुक 31 years फॉर द इंडेक्स टू क्लाइम 30,000 पॉइंट माइलस्टोन on 1st April 2017. तो 2017 में 30,000 था, 6 साल के अंदर अंदर जो है 70,000 पे पहुंचने वाला है. नेक्स्ट 30,000 इन नेक्स्ट 4.4 years. तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स किस तरीके से बढ़ा है. 69,326 टॉप देखा है, और अभी जो है वो तकरीबन 69,326 पे चल रहा है. दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन. 727 से 326 यानी 69 के से ऊपर है. अब देखने वाली बात है कि 2024 में क्या है. 2024 में हमारे जनरल इलेक्शंस हैं, व्हिच इज द बिगेस्ट इलेक्शन फ्रैंचाइज इन द वर्ल्ड दैट कैन बी सीन. दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रैंचाइज है. 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, तकरीबन 90 करोड़ लोगों का इलेक्टोरेट, इतने बड़े इलेक्शंस कंडक्ट करवाना
पूरा यूरोपियन यूनियन और पूरा नॉर्थ अमेरिका मिला लो तब इतनी जनसंख्या नहीं होती है जितना इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने लोगों का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो अब देखने वाली बात है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रोमिनेंटली बीजेपी ही है जो फॉररनर है इस रेस में, वो पार्टी में आती है तो और बुलिश सेंटिमेंट होगा एंड स्टॉक मार्केट्स वुड फर्दर राइज। इस चीज की शुरुआत देखने वाली होगी इन द बजट ऑफ 2024। जब 2024 का बजट आएगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्या एस्टिमेशन हो सकता है और क्या चीज देखने वाली होगी आगे चल के। तो 2024 के बजट के एनालिसिस की वेट करें और फिर देखते हैं कि हमारा किस तरह का सेंटिमेंट होता है। बजट अच्छा होगा तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट और आएगा, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी तो स्टॉक मार्केट्स और राइज करेंगे और इन्वेस्टमेंट आएगा। So this is something that it could trigger a bull run in the first 3 to 4 months of the year on expectations of policy continuity. तो let's hope for the best. अब देखने वाली बात है कि भारत जो है वो और कितनी ऊंचाइयों को छूता है। आप जो सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। This is something which is a very big achievement for India. So जय हिंद, जय भारत।